हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वाटर। तो कहानी शुरू होती है ओशन से, जहाँ पर हम एक बड़े शिप को देखते हैं जिसके पीछे एक और शिप मौजूद थी, जिसके अंदर कुछ लड़कियां बैठी थी जो उस इलीगल फिशिंग वाले शिप को पकड़ने में लगी थी। तभी एक जना नाम की लड़की बाहर आती है और फ़ौरन उस शिप पर ट्रैकर लगा देती है। लेकिन इससे उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं क्योंकि वो शिप वाले इन्हें देख लेते हैं वो इन पर गोली चलाने लगते हैं। किसी तरह जना गोलियों से बच जाती है। कैप्टन डवेन देखती है कि जना ने सही ट्रैकर उनके शिप पर लगाया है, जिससे उनको उस शिप की सही लोकेशन मिल रही है, जिससे वे लोग कहाँ जा रहे हैं ये उनको पता लग सके। उसी समय हम देखते हैं कि इनकी शिप के चारों तरफ फॉग जमा हो गया है, जिसमें कब इनका शिप गायब हो जाता है इनको पता नहीं चलता और ये कहाँ जा रहे हैं इनको कोई अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ एक और दिक्कत आती है। इसी समय इनका इंजन ख़राब हो जाता है क्योंकि कैप्टन डवेन शिप को ज़्यादा तेज़ चला रही थी। अब उसे ठीक करने के लिए कैट और रस्टी नीचे जाती है, लेकिन शायद इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि समस्या बहुत ही बड़ी है। उधर हम जहाज़ पर दो और गर्ल को देखते हैं जो आज पहली बार किसी जहाज़ पर आई है। इस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने नेचर को बचाने के लिए कुछ करना है, इसलिए सभी लोग ओशन में आए हैं और जो भी नेचर को बर्बाद कर रहा है या फिर उसे तबाह करने की कोशिश कर रहा है, ये लोग उन्हें रोकने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये सफ़र कुछ लोगों के लिए आखिरी सफ़र होने वाला है। पर कैसे, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कुछ देर के बाद डवेन सबको बताती है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इंजन को ठीक करना होगा और यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना ये जहाज़ यहीं पर डूब जाएगा। और ये बात सुनकर कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एरिक आकर बताती है कि उसने पानी में किसी को देखा है। सभी डेक पर जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। एरिका कहती है, मैंने सच में किसी को देखा था, वो ज़रूर एक इंसान था। और डवेन कहती है कि ये सच है तो हम लाइव बोर्ड से नीचे जाएंगे। तब रस्टी और गेट, तुम दोनों इंजन को ठीक करो। एरिका और मिशेल लाइव बोर्ड की मदद से नीचे जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी चक्कर में वो काफ़ी दूर आ जाती है। इसलिए मिशेल कहती है कि शायद तुमने कुछ गलत देख लिया और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी कोई चीज़ आकर इनकी बोर्ड से टकरा जाती है। तभी मिशेल पानी में गिर जाती है। तो एरिका फ़ौरन उसे ऊपर लाती है, लेकिन उसी दौरान वो लोग देखते हैं कि सफ़ में एक अनजान आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, यानी कि एरिका सच बोल रही थी। वो लोग फ़ौरन उसे शिप पर लाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। लेकिन डवेन कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई रात में इतने ठंडे पानी में इतनी देर तक जिंदा कैसे रह सकता है। इससे आगे वो और कुछ समझ पाते आदमी को होश आ जाता है और उठ कर मिशेल के कानों में कुछ कहता है। इसके बाद वो एक चाकू रसली की आंखों में घुसा देता है, जिसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सभी बहुत डर जाते हैं और अभी अभी उनके साथ क्या हुआ इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन उनसे ज़्यादा वो आदमी डरा हुआ था, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है और सभी उसका पीछा करते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे थे उसे ढूंढने की, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। पर आखिर में वो आदमी गया कहाँ पर। उसी दौरान लेना को डवेन का ख्याल आता है, तो वह तुरंत उसके पीछे जाती है। उधर मिशेल को वो स्ट्रेंजरशिप के डेक पर दिखाई देता है। वो तुरंत उसे चाकू से मार डालती है क्योंकि उसका जिंदा रहना अब खतरे से खाली नहीं है। तभी इन्हें डेना को बुलाने की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि लवेन घायल हो चुकी है, इसलिए मिशेल सबसे पहले तो ऑटो पायलट पर करती है। उसके बाद उनको पता चलता है कि उस स्ट्रेंजर ने ही लवेन को मारने की कोशिश करी है। लेकिन तभी वो नीचे देखती है तो उन्हें पता चलता है कि स्ट्रेंजर की डेड बॉडी गायब है, यानी वो अभी भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी मिशेल बताती है कि उसने मेरे कान में कहा था कि मुझे मार दो, तो मैंने उसे मार दिया। तभी डेना बोलती है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई आम इंसान पहले तो इतने ठंडे पानी में इतने टाइम तक जिंदा रहे और फिर एक चाकू के वार को झेल सके। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। लेकिन डवेन उन सब से कहती है कि सबसे बड़ी मुसीबत तो ये स्टॉर्म है जो सिर्फ 1 घंटे में हम तक पहुंचने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग उसकी टेंशन लें, ना कि उस अनजान आदमी की। लेकिन दोस्तों, इनकी मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखते जाइए इनके साथ क्या क्या होता है। इसी दौरान इंजन फिर एक बार बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि कहानी में मज़ा तो अब आने वाला है। रस्टी और गेट को यकीन ही नहीं होता कि इंजन फिर से कैसे ख़राब हो गया, क्योंकि उन दोनों ने इंजन को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। तब डवेन कहती है कि जाओ जल्दी जाकर उसे ठीक करो, वरना शिप डूबने से कोई बचा नहीं सकता। चार लोग नीचे इंजन रूम में जाती है
और डेना उन्हें कहती है कि तुम तीनों यहीं पर रहना और गेट को अंदर से लॉक कर लो ताकि वो आदमी अंदर ना आ पाए। जिसके बाद में वो अपने काम में लग जाती है और डेना ऊपर उसे स्ट्रेंजर को ढूंढने में लग जाती है। इंजन ऑयल डालने के बाद लाइट फिर से चालू हो जाती है। तब रष्टि देखती है कि इंजन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और ऐसा किसी इंसान का काम हो सकता है। केट बताती है कि सपार उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो फ़ौरन डैना को बताते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोस्त सपार को ढूंढने में लगते हैं, जो उन्हें एक कोने में डरी हुई मिलती है। जब उससे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आई तो उसे कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी अचानक वो स्ट्रेंजर आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन डेना उसे रोड से मारकर बेहोश कर देती है और फिर रसली उसे गोली मारकर जान से मार देती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि अब वो मर गया। दोस्तों, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अब तो ये मर गया है, तो इन लोगों की सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई है। लेकिन कहानी में तो अभी ट्विस्ट आने वाला है, जिसे देखकर आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। अब मिशेल उस आदमी की लाश के करीब जाती है और देखती है कि उसकी बॉडी पर कुछ अजीब से मार्क है, जैसे उसे किसी ने शूट किया हो। लेकिन ये निशान गोली के तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होता तो वह कब का मर चुका होता। और तभी स्पार देखती है कि उसके हाथों पर भी सेम वैसे ही मार्क आ चुके हैं जैसे कि उस आदमी की बॉडी पर थे। उसी दौरान केट बंदूक लेकर भागने लगती है। सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। तभी सभी उसे समझाते हैं कि तुम लाइव बोट से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगी। तभी केट भी उसे समझाती है कि हमें इंजन को भी साथ में ठीक करना है, जिसके बाद हम फ़ौरन यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वो मान जाती है, बंदूक केट को दे देती है। लेकिन मिशेल यहाँ सबको बताती है कि हम उस आदमी की बॉडी से कुछ मार्क देखे हैं, जो मे भी किसी वायरस के हो सकते हैं, इसलिए हमें उसका पोस्टमार्टम करना होगा। ये पता लगाने के लिए असल में वो क्या है कि हम लोग भी उस आदमी के सफ़र में आ चुके हैं। हो सकता है कि वो वायरस हमारी बॉडी में भी हो। तो एरिका और डेनी दोनों उस आदमी की लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे ले जाते हैं। इधर डेक पर स्पार्क रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्या पता उसकी मदद के लिए कोई आ जाए। यहाँ डोवेन इन सब चीज़ों की जिम्मेदार खुद को मानती है कि अगर वो शिप को स्पीड नहीं चलाती, आज इंजन खराब नहीं होता। उधर एरिका मिशेल को बुलाकर उस स्ट्रेंजर के पास उसे फ़ोन देती है और कहती है इसे स्पार्क को दे दो, क्या पता उसे इसमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। दूसरी ओर रसली देखती है कि केट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसे ढूंढने के लिए इंजन रूम में जाती है। तब उसे चीखें सुनाई देती हैं और जब वह करीब जाती है तो उसे केट का माइक्रोफोन पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। उधर एरिका उस आदमी के शरीर पर जो मार्क मिले थे उसे एग्जामिन करने में लगी हुई है। इससे उसे पता चलता है कि ये मार्क एक ही साइज की हैं, जो किसी वायरस का संकेत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी चीज़ ने बाइट किया हो। वो क्या चीज़ हो सकती है, ये जानने के लिए हमें इसके शरीर को काटना होगा। जब उसकी बॉडी को खोलते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उसके सारे ऑर्गन खराब हो चुके थे सिवाय दिल के, और ऐसे में किसी इंसान का ज़िंदा रह पाना असंभव है। लेकिन ये आदमी फिर भी ज़िंदा है, कैसे? इसके बाद वो उसके दिल को भी देखते हैं, जहाँ पर उनको अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वो अचानक हिलने लगती है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं और रूम के बाहर आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सी चीज़ शायद कोई छोटा सा क्रिएचर होता है, जो उस आदमी के मुंह से बाहर आता है और ज़मीन पर गिरते ही मेल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वो क्रिएचर उस आदमी के अंदर आर्गन पर सर्वाइव कर रहा था और उसके मरते ही वह बाहर आ गया। अब ये क्रिएचर क्या है, ये हमें आगे पता चलेगा। इधर पूरे शिप पर असली और केट दिखाई नहीं देते, तो मिशेल उन्हें ढूंढने के लिए नीचे जाती है, पर वहाँ पर तो कोई नहीं था, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए। तभी फिर से इंजन बंद हो जाता है और वो फ्यूल डालकर फिर से दोबारा ऑन कर देती है। इधर ऊपर हम देखते हैं कि ड्वेन स्पार्क पर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसके हाथों पर भी वही मार्क्स देखे थे जो उस अनजान आदमी पर थे, और वो उसे शिप से उतरने के लिए कहती है, क्योंकि यह वायरस उसकी वजह से फैलता जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मिशेल आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और समझाती है कि उस आदमी के अंदर एक क्रिएचर है, ना कि वायरस, इसलिए स्पार्क से कोई भी खतरा नहीं है। और उस क्रिएचर का साइज बड़ा था, और ये सुनकर सभी लोग शांत है। अभी हमें पता चलता है कि कैट को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी ज़िंदा थी। उसे ज़िंदा देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ वो ये बताती है कि उसके ही कि मेन गेट को बंद किया था ताकि वो सेफ रहे, और उसने इंजन को भी ठीक कर लिया है और अब बस ये स्टार्ट करने की देरी है। लेकिन उसकी इस हरकत पर डेना बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसके चक्कर में उसकी बहन मारी गई। अगर गेट खुला होता तो वह बच सकती थी, और अब इसी चक्कर में उन दोनों में लड़ाई हो जाती है।
लेकिन सब उसे लड़ने से रोकते हैं और कुछ सोचने को कहते हैं। तो स्पार्क उन्हें बताती है कि शायद वो क्रिएचर इलेक्ट्रिसिटी से मारा जाए। फ़ौरन एक इलेक्ट्रिक स्टिक बनाती है जिसे कि वो मार सके और डेक की तरफ जाती है। लेकिन तभी वो डेना को डोएन दिखाई देती है, जिसे ढूंढते ढूंढते वो लोग क्वेक वे पर आ जाते हैं, जहाँ पर डेना सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, जो कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाता है और वो सबसे कहती है कि अब हम लोग घर जा रहे हैं। पर तभी पीछे से डोएन आ जाती है, जो कि खुद को काबू में नहीं थी बल्कि उस क्रिएचर के काबू में थी। उसके फेस पर उसके टेंटिकल्स बाहर आ रहे थे और वो क्रिएचर उसे ऑर्डर देता है कि खुद की जान ले लो, जिससे कि वो जाकर उस इलेक्ट्रिक रॉड पर गिर जाती है और मारी जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और स्पार्क देखती है कि वो क्रिएचर डोएन की बॉडी से निकल कर नीचे गिर गया है। उसे लग रहा था कि शायद वो करंट की वजह से मारा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अभी भी जिंदा था। अब वो सीधा आकर उसके मुंह से चिपक जाता है, लेकिन डेना यहाँ पर उसे हटाने में कामयाब होती है। अपने दोस्तों को मरते हुए देखकर स्पार्क पूरी तरह से गुस्से में आ चुकी है, इसलिए वो उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे खुद के टेंटिकल्स में फंसा लेता है, जिससे वो भी जलने लगती है और जाकर पानी में गिर जाती है और मारी जाती है। अब इसके बाद डेना ये बात जाकर कैट और एरिका को बताती है और कहती है कि हम इस शिप को लेकर पोर्ट पर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे वो क्रिएचर पूरे शहर में फैल जाएगा और सब मारे जाएंगे। इसलिए हमें इसे यहीं डुबाना होगा ताकि वो भी इसके साथ डूब जाए। लेकिन ये बात कैट को पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें वो सब मारे जाएंगे। और इसी चक्कर में उसकी और डेना की लड़ाई हो जाती है, जिसमें डेना उसका सर पाइप से टकरा देती है, जिससे उसका सर फट जाता है और वो जाकर इंजन को ऑफ करने लगती है ताकि शिप अनबैलेंस हो जाए और डूब जाए। लेकिन तभी वहाँ एरिका आ जाती है, जो कि अब क्रिएचर के कंट्रोल में थी। वो उसका गला दबा लेती है और मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रस्टी आकर ऑल पाइप को तोड़ने लगती है, जिससे वो क्रिएचर देख लेता है। और अब बारी थी रस्टी की। अब वो क्रिएचर उसे भी मार देता है, लेकिन अब यहाँ पर शिप का इंजन ऑफ हो चुका था, जिसकी वजह से वो किसी भी समय में डूबने वाला था। अब उसी दौरान हम एरिका और डेना को साथ में देखते हैं और अब उनकी तरफ वो क्रिएचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन तभी शिप डूब जाता है, जिसके साथ ही सब कुछ मारा जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। पर यहाँ आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम फिशर्स की एक टीम को देखते हैं, जो डेना को समुद्र में तैरते हुए देख लेती है और उसे फ़ौरन बोट पर बिठा लेती है। अब वो उसमें आते ही डेना खुद की बॉडी पर चेक करती है, कहीं वो क्रिएचर उसके शरीर से तो नहीं चिपका हुआ। पर आपको क्या लगता है, क्या वो मर गया? क्योंकि उस आदमी की तरह वो भी इतने ठंडे पानी में इतनी देर तक जिंदा रह पाए। इसी क्वेश्चन के साथ ही यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सब ऐसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।